गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो सभी बच्चों को नमस्कार हो गया, राम राम हो गया। अब होगा काम। आइए पहले हमेशा की तरह से कुछ बेसिक्स पे काम कर लेते हैं। कल एक क्वेश्चन का हमने एक एंगल निकाला था और उसी का रिफ्लेक्शन एंगल भी निकालना था, तो उस एंगल को आप 360 डिग्री में से माइनस करते तो रिफ्लेक्स एंगल भी निकल जाता। शायद वो क्वेश्चन छूट गया होगा, उसका सेकंड पार्ट भी था। एनी हाउ, आज हम आपको पहले दो प्रॉपर्टी समझाएंगे एंगल बाइसेक्टर वाली, जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आगे बात करेंगे, ठीक। देखिए, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है बेसिकली। सबसे पहले हम इसकी बात करें कि आपके पास एक एंगल है और बेटा इस एंगल में आपको इस एंगल को बाइसेक्ट करना है। व्हाट इज दिस? अपने आप जब हम किसी एंगल का बाइसेक्टर खींचते हैं तो उसका जो मोटिव होता है वो ये है कि बाइसेक्ट मतलब दो पार्ट्स, और यहां पर दोनों पार्ट्स को बराबर भागों में बांटना होता है। तो हमने किसी एंगल को बाइसेक्ट किया इस तरीके से। फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एंगल ए, ओ और बी, ये एंगल हमारे पास है, और ये एक पॉइंट है सी, जिसमें ओसी जो है वो एंगल ए ओ बी का एंगल बाइसेक्टर है। तो हम कह सकते हैं ओसी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। हिंदी में कहूं तो मेरा कहने का मतलब है ओसी कोण एओबी का समद्विभाजक है। अब एक समद्विभाजक में हम क्या समझते हैं कि हमारा जो एंगल AOB है उसके फिलहाल दो टुकड़े हुए, और वो दो टुकड़ों का जो टोटल होगा वो एंगल AOC प्लस एंगल COB होगा। यहां आप एंगल AOC को एंगल COB के बराबर बोलेंगे। इसलिए आप कह सकते हो कि आपको ज्योमेट्रिकली लिखने के लिए AOC मतलब जो COB है उसे भी आप AOC ही लिख सकते हो, और एंगल AOB जो है वो बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल AOC के। और ऐसे में आप एंगल AOC को लिखना चाहो तो हाफ ऑफ एंगल AOB लिख सकते हो। मींस एंगल बाइसेक्टर में लिखने का तरीका क्या है, डायरेक्टली किसी एंगल को अगर आप बोल रहे हैं कि वो हाफ है तो आप उसे किस तरीके से हाफ लिखेंगे ये आपको समझ आएगा, राइट। तो बच्चे, आपको यहां पर AOC के साथ साथ COB को भी रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। मींस आप कह सकते हैं कि ये एंगल COB जो है उसको भी ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर यहां नहीं दिख रहा है तो मैं कह सकता हूं दिस इज ऑल्सो इक्वल टू COB। मींस COB को रिप्रेजेंट करो या फिर AOC को रिप्रेजेंट करो। अगर आपकी OC अगर OC एक एंगल बाइसेक्टर है तो फिर डेफिनेटली वो हाफ के बराबर हो जाएगा। अब बराबर कैसे हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट वर्ड यूज करने पर यही बात समझ आती है, दो समान टुकड़े कर देना। जैसे आप और आपका दोस्त खेतों में घुस गए, गन्ना निकाला और कहा भाई चलो खाते हैं दोनों, तो खाते समय क्या करें आप कि लड़ाई ना हो आपके बीच में, बिल्कुल बीचों बीच से तोड़कर खाएं। तो ऐसे ही जब किसी एंगल को बिल्कुल बीचों बीचों से तोड़ा जाता है या काटा जाता है तो दोनों टुकड़ों को बराबर बराबर देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझ
आनी चाहिए। ठीक है, तो चलो अब ये बात आपको समझ आती है, तो इस पर एक प्रॉपर्टी मैं आपको कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो इतनी बात अगर समझ आ गई है तो आगे चले। देखिए एक प्रॉपर्टी आती है, क्वेश्चन नंबर 6 भी कराऊंगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी रुक जाइए। पहले हम थोड़ा सा सीख लें, फिर प्रैक्टिस में आगे एनसीईआरटी में भी चले जाएंगे। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, और फिलहाल इस ट्राइंगल को देखकर ऐसा ना महसूस करें कि ये जो ट्राइंगल है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है या फिर ये समबाहु त्रिभुज है। सर आप कतई जहर पढ़ाते हो। अच्छा पढ़ा, पहले पढ़ा लूं, जहर बाद में करेंगे। चलो सर कैमरा उल्टा है। कौन सा कैमरा उल्टा है यार, सीधा बैठ के देख, उल्टा लेटा हुआ है तू। ए बी सी, हमारे पास ये ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में हम फिलहाल दो एंगल के बाइसेक्टर खींच रहे हैं। अगर आपने इस एंगल का बाइसेक्ट किया और इसे खींचा तो इस तरीके से बाइसेक्टर इस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक उसी तरीके से हमने इस एंगल को बाइसेक्ट किया और ये इसके दो पार्ट्स कर देगा। यहां दो मार्क क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों एंगल बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन जो प्रॉपर्टी हम सीखने जा रहे हैं उसमें इसके बराबर होने ना होने दोनों सूरतों में फॉलो होगी। ठीक, अब हम इसको समझते हैं कि जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट हुआ उस पॉइंट को हमने आई बोल दिया। तो आपको इसमें यह समझना है कि जब दो बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट पर भी एक एंगल बनता है, और एक नया ट्राइंगल जो ट्राइंगल के अंदर दिखाई देता है, उस ट्राइंगल के एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ सकता है। फ्रॉम विच बुक यू आर गोइंग टू सर? बेटा ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, आपके एग्जाम्पल हैं 6.1 2 3 4 के अंदर ही। तो मैं पहले आपको एक प्रॉपर्टी समझा रहा हूं एंगल बाइसेक्टर की, ताकि बीच में कुछ क्वेश्चन आए तो आप बात को समझ सकें। तो मेरी आदत है मैं आपको पहले बेसिक्स कराता हूं, फिर बुक के क्वेश्चन कराता हूं, तो बाय डिफॉल्ट ऑटो रन पे वो आपको इजी लगते हैं। तो जस्ट वेट एंड अंडरस्टैंड, फिर बात करेंगे बुक के अंदर से। ऊपर कैमरा सर आउट हो रहा है। ओके चलो, अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो बी आई इन द गिवन फिगर BI and CI are the angle bisectors of angle ABC and angle ACB। बच्चे यहां पर मैं हिंदी में बोल रहा हूं कि हमारे पास ताऊ जी आप कतई जहर पढ़ाते हो, बस करो ना यार, जहर उगलू क्या, पढ़ लो। ए बी सी में जो दे रखा है वो क्या है, इन द गिवन फिगर बी आई एंड सी आई आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल्स दिस एंड दिस। अब ये कह रहा है शो दैट क्या प्रूव करना है, एंगल बी आई सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी। मतलब ये कहना चाहता है कि यहां पर जो एंगल बन रहा है ना बेटा, दिस इज द एंगल, वी हैव टू प्रूव इट, दिस इज बेसिकली 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आज से कुछ साल बाद जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तब भी आपके सामने आएगी, तो भी आप सोचेंगे सर हिंदी में लिख दो। हिंदी में बोल रहा हूं, आप लिखो। दी गई आकृति में बी आई तथा सी आई कोण एबीसी तथा एसीबी के समद्विभाजक हैं।
कोण एबीसी तथा एसीबी के समद्विभाजक हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण बीआईसी बराबर है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल बीएसी। बच्चे आपको ये नहीं समझना कि ये हाफ कहां से आया, ये तो हमने प्रूव करना है ना, प्रूव करना है तो प्रूव करते हैं, उसके बाद आपको दिखेगा कि ये हाफ कहां से आया। ठीक है अमित, चलो अब इसे प्रूव करने का तरीका ध्यान से देखो कि आपके पास ट्राइंगल बीआईसी है, जिसके अंदर मैं थोड़ी देर के लिए इस एंगल को x डिग्री एज्यूम कर लूं, तो मुझे इसे भी x डिग्री ही एज्यूम करना चाहिए, क्योंकि कोण समद्विभाजक किसी कोण के दो समान भाग करता है। इसलिए अगर अंदर वाला भाग x होगा तो ये बाहर वाला भाग भी x होगा, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि BI कोण ABC का समद्विभाजक है। BI is the angle bisector of angle ABC, so definitely both must be same variable। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर बात करूं तो अगर मैं इसे y मानूंगा तो इसे भी y ही मानूंगा, क्योंकि यहां पर CIB कोण समद्विभाजक है। अब सवाल पैदा होता है कि आप इसे कैसे देखें। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास एक ट्राइंगल है बड़ा वाला, जो कोण समद्विभाजक खींचने से पहले बनाया गया था। तो हम यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी एंगल एबीसी प्लस एंगल एसीबी प्लस एंगल बीएसी इज इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री। एंड रीजन बिल्कुल सिंपल है, एंगल सम प्रॉपर्टी। मतलब किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का नाम मैंने यहां लिख दिया। और अभी फिलहाल मैंने ये देखा कि मैंने इसे x और x माना, तो ये एंगल B है। एंगल B में कितने x दिख रहे हैं आपको? 2x। तो आप अगर चाहो तो एंगल B को पूरा देखोगे तो आप लिख सकते हो 2x। तो B मतलब ABC, तो आपने इसे लिखना है 2x। फिर आपका एंगल C पार्ट पे अगर आप आओ तो यहां पर मैंने दोनों पार्ट्स को y एंड y माना है, और y और y इसलिए माना है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर की बात हुई है, दोनों के दोनों सेम ही होने चाहिए। बाइसेक्ट का अर्थ यही है कि दो समान एक जैसे। तो ये देखिए, ये वाला पूरा एंगल जो हुआ वो ट्राइंगल एबीसी में y और y 2y हो गया। अब आपको क्या नहीं छूना चाहिए? एंगल BAC को नहीं छूना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो आपको कहीं ना कहीं प्रूव करके लाना है, इसलिए पूरी कोशिश करनी है कि ये कहीं भी ना चला जाए। ओके, तो बराबर किसके हुआ? 180 डिग्री के। अगर हम यहां पर इसे कॉमन कर लें 2, तो ये वैल्यू सिर्फ x और y की वैल्यू की ही बात करें तो बराबर हो जाएगी 180 डिग्री माइनस एंगल BAC। आप देख रहे हैं कि आपको 90 डिग्री लाना है, तो आपने x प्लस वाई की जो वैल्यू निकाली वो कितनी बनी? 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 90, और जब इसे 2 से डिवाइड करोगे तो आपको लगेगा कि शायद प्रूव हो गया। नहीं बेटा, प्रूव करना है प्लस, और यहां आया है माइनस, मतलब अभी भी प्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि आपने जो वैल्यू निकाली है वो x प्लस वाई की है, अर्थात आपने जो वैल्यू कैलकुलेट की वो इस एंगल की कैलकुलेट की है, x की, x, ठीक है, और y की कैलकुलेट की है ये वाली वैल्यू। आपको तो कैलकुलेट करनी है ये वाली वैल्यू, तो इस वैल्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा इन ट्राइंगल BIC। नाउ इन ट्राइंगल
BIC, क्योंकि आपने प्रूव भी तो एंगल BIC ही करना है ना। तो इसके लिए इन ट्राइंगल BIC आपके पास 3 एंगल हैं। एक एंगल हो सकता है आपका X, दूसरा हो सकता है Y, और तीसरा एंगल है BIC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन यहां भी आप बोलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब आप देखिए ध्यान से, एंगल BIC की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 180 डिग्री माइनस x प्लस वाई। अब x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास है ये कितनी, तो आप यहां पुट करेंगे एंगल BIC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ब्रैकेट में लिखोगे आप x प्लस वाई की वैल्यू 90 डिग्री माइनस एंगल BAC अपॉन 2। दिस इज फाइनली प्रूव्ड। 180 में से 90 गया, 90 डिग्री और माइनस माइनस हो गया प्लस। ये है वो हाफ जो आपको अब दिखाई दे रहा है, और इससे ये साबित हो रहा है कि एंगल बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पर मीट करेंगे उस पॉइंट पर बनने वाला एंगल अगर डायरेक्ट निकालना हो तो 90 डिग्री में ऐड करना होता है कुछ, और वो ऐड होता है हाफ ऑफ एंगल ए। मतलब इस एंगल के बिल्कुल सामने वाला जो एंगल है, इस एंगल का अगर आप हाफ कैलकुलेट करें और उस हाफ को 90 डिग्री में ऐड कर दें, तो माय डियर आपके पास ये जो एरो रेड कलर का दिख रहा है, ये वाला एंगल कैलकुलेट हो जाता है। दिस इज द प्रॉपर्टी वेयर वी कैन से दैट हाउ टू गेट द एंगल एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन अंतः केंद्र पर, या फिर मैं कहूं कि कोण समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाले कोण को ज्ञात करने का शॉर्टकट तरीका है और एक प्रूफिंग है, और ये प्रूविंग आपके पेपर में आती है। आप इसे नोट कीजिए। सारे प्रूफ कराऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो यार, एक एक करके समझो ना। आप देख रहे हो मैं आपको सारी चीज आराम से समझाता हूं, इसे जल्दी नहीं करता। एक एक चैप्टर में पूरा पूरा टाइम लगा रहे हैं हम। हमने चैप्टर 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, और अब ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। नोट कर लिया सर, ओके वेरी गुड। सर हाफ कहां से आया? अरे बच्चे, ये पूरी की पूरी वैल्यू जब यहां 2 है और 2 180 को डिवाइड करेगा तो 90 रह गया, लेकिन जब 2 BAC को डिवाइड करेगा तो नीचे 2 ही आएगा ना। वो जो 2 नीचे है वो हाफ ही तो होता है। हिंदी में नहीं आया तो हिंदी में यहां लिख लो त्रिभुज के समस्त कोणों का योगफल। एक हिंदी ये है, और बाकी मैंने इसकी हिंदी आपको लिखवाई दी है। पैरेलल लाइन वाले भी कराते हैं, वेट करो, आराम से सीखो। अभी मैं आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चन कराऊंगा। हर एक्सरसाइज को कराते कराते अगर एक आधी प्रूविंग भी आपको साथ में करा जाए तो प्रूविंग भी याद रह जाती है और एक्सरसाइज से कंटेंट भी क्लियर हो जाता है। आइए हम 6.2 के अंदर चलें और कुछ क्वेश्चंस देखें। पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में आपको ही दे दिया था और कहा था आप कर लेना। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाए हैं तो हम करवा देते हैं, और उसके बाद फिर 6.2 की बात करेंगे। ठीक है सर, प्लीज रिपीट कर दो, समझ नहीं आया तो दोबारा समझ लो बेटा। दिमाग को एक कमांड दो और बोलो कि किसी त्रिभुज का एक कोण निकालने के लिए उसके बाकी के 2 कोणों का पता होना चाहिए। हमने क्या किया, x और y 2 कोणों का पता करने के लिए हमने सबसे पहले बड़े वाले ट्राइंगल को ही यूज किया जिसके तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है। तीनों कोणों का जोड़ 180 था, जहां पर 2 कोणों की वैल्यू
x के रिप्रेजेंटेशन में x और x 2x और y 2y हो गया। हमने 2x और 2y का प्रयोग करके आपको इजीली तरीके से समझा दिया। तो आपने यहां पर x प्लस वाई की वैल्यू निकाली और यहां 2 से डिवाइड कर दिया। इस x प्लस वाई की वैल्यू को आपको दूसरा ट्राइंगल जो BIC था उसमें यूज करनी थी। तो हमने यहां पर x प्लस वाई प्लस एंगल BIC इज इक्वल टू में x प्लस वाई की वैल्यू को पुट करना था। तो पहले हमने x प्लस वाई को वहां शिफ्ट किया और फिर ब्रैकेट में जो वैल्यू रखी वो x प्लस वाई 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC थी, जिसको यहां रखते ही ब्रैकेट से जैसे ही आप बाहर लेके आए तो 90 माइनस का था, इसलिए 180 में से 90 गया तो 90 रह गया और माइनस माइनस प्लस हो गया तो एंगल BAC अपॉन 2 हो गया। हैंस इट इज प्रूव्ड। ओके, चलो आगे चलते हैं। डस्टर ढूंढते रहते हैं, डस्टर ढूंढते रहते हैं। यहां पे है ना, बीस साल की आदत है ना, 20 साल की आदत है डस्टर ढूंढने की। चलो भाई, इतनी बात समझ आ गई होगी। तो हम पहले आपको 6th क्वेश्चन करवा देते हैं 6.1 का। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, इन द गिवन फिगर कहां है ये भी देख लेते हैं हम। सॉरी, इट इज गिवन दैट angle XYZ is 64 degree and XY is produced to point P। सबसे पहले हम देखें XY, ये हमारा X है और ये हमारा Y है। XY produced to point P। तो अभी हमारे पास ये 3 बिंदु हो गए जिसमें हमने XY को प्रोड्यूस कर दिया, बढ़ा दिया बिंदु P तक, और एंगल XYZ की वैल्यू 64 डिग्री है। अब एंगल XYZ की वैल्यू 64 डिग्री है, X, Y और Z। तो Z को एंगल बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं यहां Z लिखना पड़ेगा और यहां लिखना पड़ेगा कि दिस एंगल इज इक्वल टू 64 डिग्री। ओके, कोण XYZ 64 डिग्री है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, वो तो कर ली हमने ड्रॉ। इफ रे YQ बाइसेक्ट, एक YQ है मतलब Y से एक रे निकलेगी जिसने बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट मतलब 2 भागों में बांटना है, अभी आपको बेसिक पढ़ाया था मैंने। तो कह रहा है कि एक रे, एक किरण निकलेगी जिसका नाम होगा YQ, वो एंगल ZYP को बाइसेक्ट करेगी। किसको? ZYP। तो ZY और P यानी कि यहां से जब ये बाइसेक्ट होगा तो यहां से YQ निकलेगा एक, और इसने इसको बाइसेक्ट किया, मतलब अगर आप इसे X बोलेंगे तो आपको इसे भी X ही बोलना होगा। फिर इसके बाद क्या बोला इसने? फाइंड ZYP। ZYP का मतलब है ZYP एक एंगल पूरा निकालना है। और क्या निकालना है? और कह रहा है फाइंड एंगल XYQ। XYQ एक एंगल ये वाला निकालना है। 2 हो गए। और पूछ रहा है XYQ के बाद QYP मींस QYP मींस X की वैल्यू निकालनी है, 64 प्लस X की वैल्यू निकालनी है, और X और X 2X की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको सही मायने में कहूं तो जो क्वेश्चन उसने पूछे हैं उसमें एक क्वेश्चन आपका है फाइंड क्या? ZYP एंगल ZYP एक एंगल ये निकालना है, और बोला उसने फाइंड XYQ, और उसने बोला है एंगल QYP। देखो बेटा, इन तीनों को सॉल्व करने के लिए बहुत बढ़िया जो बच्चे पहले से आंसर निकाल रहे हैं, बट थोड़ा सा जल्दीबाजी मत करो बेटा। ये 64 लिखा है ना कि 60 लिखा है। आराम से समझो, कंसेप्ट के अंदर चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एंगल XYP बराबर होगा
180 डिग्री। क्या बोल सकते हैं आप? स्ट्रेट एंगल या लीनियर पेयर की बात कर सकते हैं। अभी तो ये स्ट्रेट एंगल है, इसमें आगे आ जाएगा लीनियर पेयर, तो यहां हम बोल सकते हैं स्ट्रेट एंगल। और एक्स वाई पी की जो दो वैल्यू है वो है एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप देख रहे हैं कि एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 डिग्री दे रखी है। जेड वाई पी एक आपका क्वेश्चन है। तो जेड वाई पी की वैल्यू कितनी हो गई? 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1, और ये हो गया 116 डिग्री। आपने जो 116 डिग्री का मान निकाला है वो सही मायने में जेड वाई पी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी आपकी ये वाली। दूसरी प्रॉब्लम जो आपने सॉल्व करनी है वो है एक्स वाई क्यू, मतलब एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू है क्या? ध्यान से देखते हैं। एंगल एक्स वाई क्यू किसके बराबर है? एक्स वाई क्यू में दो एंगल हैं, एक है एक्स वाई जेड और एक एंगल है माय डियर जेड वाई क्यू। अब क्योंकि आपको यह समझना होगा कि एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 है, तो एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू तब तक नहीं आएगी जब तक कि आप जेड वाई क्यू की वैल्यू ना निकाल लें। और जेड वाई क्यू को आप बोल सकते हैं इट इज व्हाट? हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि वाई क्यू एक एंगल बाइसेक्टर है जेड वाई पी एंगल का, इसलिए जेड वाई क्यू जो एंगल होगा वो पूरे एंगल का आधा होगा, और जेड वाई पी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। And this value is my dear 116 डिग्री। तो x y क्यू की वैल्यू क्या हुई? 64 डिग्री प्लस हाफ करेंगे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, एंड योर आंसर माय डियर 8 4 12, 6 5 11 और 1 12। बहुत बढ़िया जिन बच्चों ने 122 डिग्री आंसर दिया। अब अगर हम इसका तीसरा आंसर पूछें तो क्यू वाई पी मीन्स क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी इज व्हाट? बेसिकली हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी, मतलब जो क्यू वाई पी है वो जेड वाई पी का हाफ है। तो आप बोलेंगे कि एंगल क्यू वाई पी इज हाफ ऑफ दिस एंगल एंड दैट इज 116। सो एंगल क्यू वाई पी 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। तो जिन बच्चों ने 58 डिग्री सही आंसर निकाला है, वेरी गुड। थर्ड इज 302। थर्ड में क्या पूछा है पढ़ लें। क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी, बच्चे रिफ्लेक्स वर्ड लिखा होता ना अगर, हाँ लिखा है, ठीक है लिखा है, रिफ्लेक्स पूछ रहा है, वेरी गुड। तो रिफ्लेक्स भी हम देखते हैं, रिफ्लेक्स पूछ रहा है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू हम लिख सकते हैं दैट इज 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी, एंड दिस इज माय डियर माइनस 58 डिग्री, एंड फाइनल आंसर इज 302। तो 302 डिग्री का ये एंगल रिफ्लेक्स होने के कारण है, वरना अगर इसमें रिफ्लेक्स ना लिखा होता तो हमारा एंगल का आंसर 58 डिग्री ही रहता। बहुत बढ़िया। 64 कैसे आया सर? बेटे 64 आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन में गिवन है, राइट? इफ लिख देता हूं मैं, इफ एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। दी गई आकृति में कोण एक्स वाई जेड का मान 64 डिग्री है। हिंदी में समझा रहा हूं। दी गई आकृति में कोण
एक्स वाई जेड का मान 64 डिग्री है, जबकि आकृति दे नहीं रखी है, वो आपने बनाई है। कैसे बनाई? पहले इसने बोला एक्स वाई को प्रोड्यूस करो, तो एक्स वाई को प्रोड्यूस करना मतलब एक्स से चलो, वाई पर पहुंचो और थोड़ा और आगे निकल जाओ पॉइंट पी तक, तो आप पी पॉइंट तक आ गए। इसका मतलब है एक्स वाई पी पूरा 180 डिग्री का स्ट्रेट लाइन एंगल बन गया, सीधी रेखा पर बनने वाला कोण बन गया, राइट। अब उस कोण के अंदर उसने कहा कि आप एक रे खींचिए, कौन सा? वाई जेड। इस तरीके से खींचेंगे तो वाई जेड कैसे बनेगा? जब उसने बोला एंगल बनाइए एक्स वाई जेड, तो एंगल एक्स वाई जेड जब उसने 64 डिग्री बोला था, उसी समय हमने y से z के लिए एक रे खींची और 64 डिग्री के एंगल को शो किया। ये देखो, ठीक है। 64 डिग्री का एंगल शो करते ही दूसरा वाला पार्ट 180 माइनस 64 बन चुका था, लेकिन उसने फिर भी कहा कि वाई क्यू एंगल बाइसेक्टर ऑफ जेड वाई पी है। मतलब वाई क्यू इस तरीके से है कि वो कोण जेड वाई पी के समद्विभाजन करता है, दो समान भागों में बांटता है। तो हमने भी बांट दिया। बांटने के बाद जो उसने सवाल पूछना शुरू किए वो हमने आपको जब समझाए, तो सबसे पहला काम किया, लीनियर पेयर का ही यूज कर लिया। एक्स वाई जेड मतलब 64 डिग्री और जेड वाई पी एंगल के साथ इसे यूज किया, तो जेड वाई की वैल्यू यहां पर 116 आ गई। अब क्योंकि जो वाई क्यू था उसने जेड वाई पी एंगल को दो भागों में बांटा था, इसलिए ये वाला पार्ट निकालो या ये वाला, दोनों पार्ट जो भी हमारा जेड वाई पी आया है यानी कि 116 डिग्री, उसका आधा करके निकाला जा सकता है। तो जब हमने एक्स वाई क्यू जो हमारा क्वेश्चन था, एक्स वाई क्यू यहां तक जब हमें जाना था, तो उसके भी दो टुकड़े दिख रहे थे। एक दिख रहा था एक्स वाई जेड और एक दिख रहा था जेड वाई क्यू। तो इन दोनों टुकड़ों को हमने जोड़कर लिखा कि एक्स वाई क्यू किसके बराबर होता है। फिर हमने क्या किया, एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 थी, लिख दी, लेकिन फिर देखा कि जेड वाई क्यू की वैल्यू तो अभी तक हमारे पास नहीं आई है। तो हमने क्या देखा, हमने पूरे एंगल के दो बराबर भाग कर दिए, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर शब्द का प्रयोग किया गया था। एंड इन दिस केस हमने लिखा 116 डिग्री का हाफ और उसके बाद 58 यानी कि जोड़ा, तो एक्स वाई क्यू हमारा एंगल यहां से लेके वहां तक क्लियर हो गया। साथ के साथ उसने पूछा कि जो हमारा क्यू वाई पी एंगल है उसका रिफ्लेक्स एंगल बताओ, राइट, उसका रिफ्लेक्स एंगल बताओ। तो सबसे पहले आप ये वाला एंगल निकालोगे और 360 डिग्री में से माइनस करोगे तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो आपने कैलकुलेट किया एंड दैट इज द आंसर। इट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लास्ट एक्सरसाइज इन प्रीवियस क्लास। तो माय डियर, आपको इतना समझ आया है। अब हम बात करते हैं इसी से आगे 6.2 एक्सरसाइज की। दोनों की वैल्यू x इसलिए है खुशबू क्योंकि एंगल बाइसेक्टर वर्ड यूज हुआ। आज क्लास शुरू करने से पहले ही मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर के बारे में डिटेल में बताया, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन का कंसर्न उसी एंगल बाइसेक्टर के यूज एंड मीनिंग से था। बहुत आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 सवाल करो, 6 करो, लेकिन ऐसे करो कि थ्योरी के साथ साथ जब आप सोचने लगे तो आपको समझ आ जाए, ऑटो रन पे समझ आ जाए। नोट कर लिया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, 6.2 की बात करते हैं। सेकंड 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूंगा तो एक फिगर दे रखी है, AB और CD पैरेलल लाइंस हैं। ये पैरेलल लाइन है और यहां पर एक ट्रांसवर्सल लाइन दे रखी है एंड द नेम ऑफ दिस लाइन वी कैन यूज एज वी वांट। यहां पर बनने वाला एक एंगल 50 डिग्री का है और यहां पर बनने वाला एक एंगल 130 डिग्री का है, जबकि क्वेश्चन में ये वाली एक प्रॉब्लम है और ये एक प्रॉब्लम है। बोल रहा है इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। दी गई आकृति में
x और y का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसे यहां पर एक नाम देते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट m और इसे n बोल देते हैं, और इस लाइन को भी एक नाम दे देते हैं EF, ताकि आपको लिखकर समझाने में आसानी हो। तो हम बोलेंगे सिंस राइट AB इज पैरेलल टू CD, क्योंकि AB CD से, क्लास में आज मजा आ गया, ओके समझ आ रहा है ना, ठीक है। ओम क्या कह रहे हो, 130 में से 130, चलो अब ये देखो, हमारे पास जो EF है वो इसकी एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो आपके पास एंगल CMF को आप बोल सकते हैं बराबर एंगल NMD के, और वो बराबर होगा Y के, और ये बराबर होगा क्योंकि एंगल CMF बराबर है 130 डिग्री के। तो इसका कारण आप क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अर्थात शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो बेटे पानी दे दो पहले। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब आप जानते हैं कि AB और CD पैरेलल है, इसलिए एंगल ANM बराबर होगा एंगल NMD के, NMC लिख दिया मैंने, सॉरी, ये NMD होगा, and that is equal to x और equal to y और equal to 130 डिग्री। यानी कि दोनों का जो आंसर आया वो 130 आया, लेकिन यहां पे जो रीजन है उसी के मार्क्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। कौन से कोण, अंतः एकांतर, अंतः एकांतर कोण। कर लो नोट, शाबाश। तो 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ आ गया होगा। जब भी याद रखें कि दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो, अर्थात दो समानांतर रेखाएं हों और एक तिर्यक रेखा हो, तो आपके मन में एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण की प्रॉपर्टीज लगाने का इरादा बनना चाहिए। आपको ऐसा सोचना चाहिए, फिर आपको चीजें समझ आती हैं। एडजेसेंट कॉन्सेक्यूटिव एंगल क्या होता है, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल होती है, तो दोनों पैरेलल लाइन के एक ही तरफ, अंदर की तरफ जो कोण होते हैं वही कॉन्सेक्यूटिव एंगल होते हैं। अर्थात यहां पर आप इस एंगल की बात करें, राइट, इस एंगल के साथ अगर आप इस वाले एंगल की बात करें, तो ये जो दो एंगल है ना माय डियर, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों एंगल को हम पैरेलल लाइंस के अंदर वाले एंगल बोलते हैं, और इसी को हम कंसेक्यूटिव और एडजेसेंट एंगल्स की बात करते हैं। एडजेसेंट भी इसी तरीके से होता है, क्लियर। हाँ, एक के बाद एक एंगल जो दिखता है उसी लाइन सेगमेंट पर। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एंगल की दूसरी वाली साइड, मतलब जैसे ये आप मेरा देखो एक डोला है, ये एंगल है, तो ये इसकी तरफ जो होगा वो रिफ्लेक्स एंगल होगा, परिवर्तित कोण जिसे बोलते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 लाइंस हैं जो कि पैरेलल दे रखी हैं। एक लाइन ये समानांतर दे रखी हैं 3 रेखाएं, और एक लाइन ट्रांसवर्सल दी हुई है, जिसमें माय डियर आपको इन एंगल को x, इसको y, और साथ के साथ एक एंगल ये दे रखा है जो कि z है। आपको इस क्वेश्चन में ए बी सी डी ई एफ 3 समानांतर रेखाएं हैं। ये है ए बी, सी डी और ई एफ। मजे की बात यह है कि इसने रेशो भी यूज किया है और बोल रहा है कि y और z में थ्री इस टू 7 का रेशो है, और साथ के साथ क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। अब बच्चे छोटी छोटी बातें हैं, आपको समझ आएगी। सर आपकी दादी आने लग गई, सच में? दादी नहीं, दाढ़ी। अच्छा ओके, तो तुमने कहा था ना सर दाढ़ी रख लो, तो मैंने दोबारा रखने की कोशिश कर ली। सर हु इज टीचर एट द टाइम ऑफ स्कूल? मेरे जब मैं पढ़ता था तो जो बहुत चहेते सर थे वो सुधीर सर थे, और बहुत प्यार से बहुत बढ़िया से पढ़ाते थे। और एक दिन की बात बताऊं, जब क्लास में उन्होंने बोला कि 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचो, तो सारे बच्चों ने 5 सेंटीमीटर की स्केल से एक रेखा भी खींच दी और मैंने नहीं खींची। तो सर ने बोला तुमने क्यों नहीं किया दिलीप? तो मैंने कहा सर आपने ही कहा था कि रेखा की लंबाई नहीं होती, तो 5 सेंटीमीटर की कैसे हो सकती है? वो तो लाइन सेगमेंट होना चाहिए था, और आपने लाइन सेगमेंट नहीं लाइन बोला है। तो सर ने सबको बोला ध्यान से सुना करो, कॉन्सेप्ट जब बताता हूं तभी आपको समझ आएगा सही मायने में। तो वो बात मुझे आज भी याद है, और उन्होंने कहा कि दिलीप अगर तुम ऐसे ही सीखोगे तो हो सकता है कल को जब बताओ तो बहुत अच्छे तरीके से बताओगे। तो आज वो बात याद आती है सुधीर सर की। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और बहुत स्ट्रिक्ट भी थे। तो यहां पर हम बात करते हैं कि ए बी सी डी और ई एफ अगर पैरेलल हो तो क्या क्या चीजें मन में आती है। तो सबसे पहले कहते हैं लेट द रेशो बी एम। हमने एम क्यों माना सर? क्योंकि एक्स वाई जेड तो वहां पर ही है, मिक्स हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू हो जाएगा 3m और z हो जाएगा 7m। अब हमने देखना यह है कि y और z को हम किस तरीके से देखें। देखो बेटा, सबसे पहले आप सिंस AB is parallel to EF, AB EF के पैरेलल है, तो आपका जो एंगल X होगा वो बराबर होगा Z के। रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि अंतः एकांतर कोण। ट्रांसवर्सल लाइन के एक इस तरफ और एक उस तरफ होगा तो वो दोनों कोण बराबर होंगे, दोनों कोण बराबर होंगे। और दोनों के बराबर होने के साथ जो बहुत जरूरी होगा वो क्या होगा कि हमें ये समझना है कि ये ट्रांसवर्सल है इसलिए है, ठीक है, पैरेलल लाइन है इसलिए है। तो हमने ये x और z के साथ देखा ये बराबर है, तो आप जब z को 7m बोलोगे तो x को भी 7m ही बोलोगे। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7m। अब आप देखेंगे कि x प्लस वाई
जो अभी एक बच्चा पूछ रहा था कि सर कंसेक्यूटिव एंगल्स क्या होते हैं, तो वही है, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक्स और वाई कंसेक्यूटिव एंगल है। तो सिंस AB is parallel to CD, x plus y is equal to 180 degree, and that you can write in bracket consecutive interior angles। अर्थात हिंदी में मैं कहूं कि दो समानांतर रेखाएं AB और CD के अंदर आने वाले ये दोनों कोणों का जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री होगा। कारण है कि दोनों अंतः क्रमागत कोण है, अंतः क्रमागत कोण है। कौन से हैं? और ये क्या थे? अंतः एकांतर कोण। अब आप x की वैल्यू को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 7m। और y की वैल्यू को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3m। 10m की वैल्यू क्या हो गई? 180। m की वैल्यू क्या हो गई? 18 डिग्री। आपको क्या निकालना है? x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या होगी? 7m मीन 7 इंटू में 18 अर्थात 126 डिग्री। y की वैल्यू आपको निकालनी है 3m। z की वैल्यू निकालनी है 7m। So my dear, the second problem of exercise 6.2 is also clear। वक्त न जाने तू कितना बेवफा है, जब वो मिलता है तो तू मुझसे खफा है। पता नहीं लगा आपके साथ बातें करते करते कब 50 मिनट का समय यूं ही बीत गया। सोच के देखो मैथमेटिक्स कितना आसान हो गया होगा अगर वक्त का पता नहीं चल रहा है तो। 7m कैसे आया बेटा? अगर आपके पास m एज्यूम किया था तो 3m होगा, तो ये 7m होगा। z की वैल्यू 7m है तो x की वैल्यू भी z के बराबर हमने पहले ही प्रूव कर दी है, तो वो भी 7m होगा। तो बात सीधी सीधी सी है कि आपके पास x और z जब बराबर हो चुके हैं तो x की वैल्यू आपने कितनी रखनी है? जितनी z की वैल्यू 7m बनाई थी। तो आपने क्या किया यहां पर? देखो मैंने क्या कहा आपसे, x और z बराबर हुआ तो ये वाले जो दो कोण हैं, थोड़ी देर पहले किसी ने पूछे थे कि x और y, तो नहीं पूछा था, ये पूछा था कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। तो दो पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ अंदर की साइड जो कोण होंगे वो अंतः और क्रमागत कोण है, उनका जो जोड़ है उसे हम बोलते हैं 180 डिग्री। यस और नो? तो बात क्लियर हो गई? तो अगर ये क्लियर हो गया तो फिर सब क्लियर हो गया। चलें आगे। एनी डाउट? तो अगला सवाल हम कर पाएंगे, लेकिन अगले सवाल के लिए हमें मिलना पड़ेगा ना अगली क्लास में। तो अगली क्लास में आप क्वेश्चन 3rd 4th 5th 6th को ट्राई करेंगे, बस ट्राई। और बस ट्राई करने का मतलब है कि आपको जितना कंसेप्ट समझ आए उतना ही ट्राई करें, नहीं समझ आए तो परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ओके? तो आज के लिए काफी है। क्या है? बुला पहले यहां पर इसे। कहां से करनी है ऑफ? देखना।